कैसे हो। तो हम हिस्ट्री शुरू कर रहे थे, हमारा एक पार्ट इससे पहले हो गया था। ठीक है, आज ये हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। इसमें हम सारे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार पेपर में आ रहे हैं। शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत देश का नाम भारतवर्ष सबसे पहले जिक्र कहाँ पर मिलता है। ठीक है, पूछ रहा है कि जो भारत का भारतवर्ष नाम है, ठीक है, इसका वर्णन सबसे पहले हमें कहाँ पर मिलता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि भारत या इंडिया ये नाम तो बाद में आए। जैसे भारत नाम पड़ा, ठीक है, हमारे देश का कौन सा, जब भारत नाम पड़ा तो वह तो कहते हैं कि जो भरत थे उनके नाम पर पड़ा है। ठीक है, और जो इंडिया नाम पड़ा, ठीक है, इंडस रिवर के नाम पर पड़ा है वो। ठीक है, इसी तरीके से जो अन्य नाम है ये तो बाद में पड़े थे, लेकिन सबसे पहले कौन सा पड़ा था, भारतवर्ष। तो पूछ रहा है, बता रहा है कि ये जो भारतवर्ष नाम है, ठीक है, इसका वर्णन हमें सबसे पहले कहाँ पर मिलता है। हमारे ऑप्शन है, पहला ऋग्वेद, दूसरा महाभारत, तीसरा है भगवद गीता और चौथा है अष्टाध्यायी। ठीक है, यह ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि हमें भारतवर्ष नाम सबसे पहले कहाँ पर मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अष्टाध्यायी। ठीक है, जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है वहाँ पर भारतवर्ष का सबसे पहले नाम मिलता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, हमारे देश का नाम सबसे पहला जिक्र पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, इस पुस्तक में भारत के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो अष्टाध्यायी पुस्तक है वह किसने लिखी है। ठीक है, उसके लेखक कौन है, पाणिनि। पाणिनि क्या है, इसके लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास, निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में से किसमें पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्यवस्था का व्याख्यान किया गया है। कह रहा है कि सबसे पहले पुनर्जन्म का वर्णन कौन सी पुस्तक में किया गया है। ठीक है, कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या ब्राह्मण उपनिषद। ठीक है, 4 उपनिषद दिए गए हैं। पूछ रहा है कि इनमें से सबसे पहले पुनर्जन्म का सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, छंदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म का क्या किया है, सबसे पहले वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों ने गहन मोहरों का प्रयोग किया है। ठीक है, पूछ रहा है कि हड़प्पा वासियों ने गहन मुद्रा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, एक निर्यात वस्तु के रूप में, सिक्कों के जगह एक्सचेंज के माध्यम में, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बोल रहा है। अगला ऑप्शन दे रहा है बुरी आत्माओं को भगाने और ताबीज़ के रूप में, ठीक है, उनके माल और संपत्ति के अंकन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसके माल और संपत्ति के अंकन में क्या किया है, मुद्राओं का प्रयोग किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ग्रीक लेखकों ने अमित्रोचेट्स किसे कहा है। ठीक है, कह रहा है कि ग्रीक लेखक जो है उन्होंने अपने लेखों में अमित्रोचेट से किसे संबोधित किया है। ऑप्शन दिए हैं, बिंबिसार, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है कौटिल्य, चौथा अशोक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बिंदुसार। ठीक है, जो ग्रीक लेखक हैं उन्होंने बिंदुसार को क्या कहा है, अमित्रोचेट्स कहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश कब हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 1193 में। ठीक है, 1193 में क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश कर दिया था। किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। जो बख्तियार खिलजी है इसके द्वारा क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया गया था। जो और ये बख्तियार खिलजी था यह महमूद गौरी का सेनापति था। ठीक है,
पूछा जाता है कि बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, तो राइट आंसर है महमूद खिलजी का, महमूद गौरी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पहले, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, बुद्ध की मृत्यु से 100 साल पहले, या बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रथम बौद्ध संगति यह कहाँ पर हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर संपन्न हुई थी? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत के सबसे बड़े कानूनज्ञ कौन माने जाते हैं? ठीक है, भारत में कानून के सबसे बड़े ज्ञाता कौन माने जाते हैं प्राचीन समय में? ऑप्शन है कौटिल्य, मनु और ऋषभदेव। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्या है? मनु। इन्हें क्या माना जाता है? भारत के सबसे बड़े कानूनज्ञ माना जाता है, मतलब कानून के ज्ञाता। ठीक है, इन्होंने एक कानून के संबंध में एक पुस्तक भी लिखी थी। आप कमेंट बॉक्स में उस किताब का नाम लिखिए कि इनकी कौन सी किताब थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, माध्यमिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है शंकराचार्य, नागार्जुन, बसव, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि माध्यमिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, नागार्जुन। जो नागार्जुन थे, इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? माध्यमिक सिद्धांत। ठीक है, नागार्जुन प्राचीन भारत में सुविख्यात दार्शनिक थे। नागार्जुन माध्यमिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नागार्जुन शून्यवाद के भी प्रतिपादक थे। ठीक है, शून्यवाद का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया था? नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, गैड्रोसियस किस प्राचीन स्थान को कहा जाता है? ठीक है, जो गैड्रोसियस है वह किस प्राचीन स्थान को कहा जाता है? ठीक है, पहले मतलब जो प्राचीन नाम था वह किसका था? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, सिंध, या बलूचिस्तान। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से गैड्रोसियस किस स्थान का प्राचीन नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को क्या कहा जाता है? गैड्रोसियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आचारांग सूत्र किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आचारांग सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की माँ कौन थी? ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हैं ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी, कुमार देवी, या गौतमी। गौतमीपुत्र सातकर्णी की माँ का नाम पूछता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुमार देवी। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इनकी माता का नाम क्या है? कुमार देवी। सॉरी, यहाँ पर शायद ऑप्शन में कुछ गलत है, तो इसका राइट आंसर है क्या है? गौतमी श्री बालाश्री। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता का नाम क्या है? गौतमी, या गौतमी श्री बालाश्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, वारियम संगम काल में कौन थे? पूछ रहा है कि संगम काल में वारियम किसे कहा जाता था? ऑप्शन दिया है राजस्व वसूलने वाले को, अधिक लगान, सेनापति, या इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है कि इनमें से वारियम संगम किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है वारियम संगम काल में राजस्व वसूलने वाले को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। जो राजस्व कलेक्ट किया करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? वारियम कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन है, कौन से ऋग्वैदिक कालीन देवता सर्वमति से चुने जाते थे? ठीक है, ऋग्वेद में देवताओं का प्रचलन था, ठीक है, तो वहाँ पर सर्वसम्मति से कौन से देवता चुने जाते थे, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध देवता थे वो कौन थे करके पूछ रहा है। इंद्र, वरुण, प्रजापति या अग्नि। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि सर्वसम्मति से जो देवता चुने जाते थे वह कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रजापति। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में प्रजापति ऐसे देवता थे जो सर्वसम्मति से चुने जाते थे। पहले प्रजापति विष्णु थे। ऋग्वेद में कुल 26 प्रजापतियों का जिक्र किया गया है, ठीक है। प्रजापति बदलते रहते थे लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन थे, वो प्रजापति थे। इनमें कितने 26 प्रजापतियों को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाले मार्ग का क्या नाम था? ठीक है, कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाले मार्ग का क्या नाम था? ऑप्शन है तगर, श्रीपुर, त्रिपुरी, ताम्रलिप्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला, तगर। ठीक है, तगर भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्ग था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। इसका जिक्र कई यात्रियों ने किया है, ठीक है, बहुत सारे स्रोत मिले हैं हमें इसके बारे में। अगला है, नंद वंश की स्थापना किसने की? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महापद नंद, घनानंद, शिशुनाग या कालाशोक। पूछ रहा है कि इनमें से नंद वंश की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है नंद वंश की स्थापना 345 ईस्वी पूर्व में महापद नंद ने की थी। उसने 16 वर्षों तक राज्य किया। उसे क्षत्रियों का विनाश करने वाला बताया गया है, ठीक है। कह रहा है कि महापद नंद को क्या बताया गया है? क्षत्रियों का विनाश करने वाला बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन है फाहियान, ऑप्शन है हमारे पास फाहियान, हुएनसांग, मेगास्थनीज या मेड्रोटस। बोल रहा है कि एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर लगा लेते हैं, बार बार नीचे आ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकेंड, हुएनसांग, ठीक है। हुएनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय कहाँ आया था? भारत आया था। वह गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र फिर शिक्षक के रूप में क्या किया? कार्य किया था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से अष्टम स्थान कौन से नहीं है? ठीक है, लुम्बिनी, राजगिरह, कुशीनगर, तक्षशिला। ठीक है, जो ये अष्टम स्थान है यह क्या है? ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जूठे 8 स्थान, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने इन 8 स्थानों को बताया था। लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकाशी, राजगिरह, वैशाली और बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की रुई अन्य रुइयों से सबसे अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हेरोडोटस या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज ने क्या कहा था कि भारत की जो रुई है वो अन्य देशों की रुइयों से क्या है? ज़्यादा सफ़ेद है, ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी, ठीक है। पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वह किसने लिखी थी? सेल्यूकस
का जो दूत था उसने लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वैदिक युग में कमरा का पेशा क्या था? ठीक है, वैदिक युग में कर्मरा का पेशा था लोहार, पॉटर, रथ बनाने वाले या सुनार। इनमें से कौन थे और पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला लोहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व मानव विरासत को दर्शाने वाले साहित्य की सूची में शामिल किया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अर्थवेद? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऋग्वेद को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व मानव विरासत को दर्शाने वाले साहित्य की सूची में शामिल किया गया था। ऋग्वेद मंत्र विभिन्न देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, सोम आदि को समर्पित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न शिलालेखों में अशोक के संघ के सदस्यों को वर्गों में विभाजन के खिलाफ चेतावनी दी है। विद्युता का शिलालेख, गिरनार का शिलालेख, कांधार शिलालेख या निगाली सागर का शिलालेख? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कौन सा है? विद्युता का शिलालेख। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान कुछ यवन या यूनानियों को वैष्णव पंथ में परिवर्तित किया गया था? शुंग वंश, नंद वंश, शक वंश या सातवाहन वंश? क्वेश्चन पूछ रहा है किसके शासनकाल के दौरान कुछ यवन या यूनानियों को वैष्णव पंथ में परिवर्तित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, शुंग वंश। कौन सा है? शुंग वंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन शुंग वंश का दूसरा शासक था? ठीक है, शुंग वंश के दूसरे शासक के बारे में पूछ रहा है। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, बृहदत्त या देवहूति? तो इसका राइट आंसर है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र। शुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का दूसरा शासक बना। ठीक है, तो शुंग वंश का दूसरा शासक कौन बना? अग्निमित्र बना। उसका शासन 8 वर्षों की छोटी अवधि तक चला, यानी 149 ईस्वी पूर्व से 141 ईस्वी पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 24 है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद निम्न में से किस शताब्दी में कलिंग सत्ता में आया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर पहला, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में। सातवाहनों ने प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिक्के जारी किए? शीशे के सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के? ठीक है, कुषाणों के सोने के सिक्के के विपरीत सातवाहन ज्यादातर लंबे और कांस्य के सिक्कों के अलावा शीशे के सिक्के जारी करते थे। शीशा रोमन से आयात किया जाता था। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहनों ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए? शीशे के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम चीनी बौद्ध यात्री और भिक्षु फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया और उसने शियो की पुस्तक लिखी, जो उसे उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का विवरण देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में शूद्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, गुप्त साम्राज्य में। गुप्त काल में शूद्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गुप्त काल के दौरान शूद्रों को रामायण, महाभारत और पुराण सुनने की अनुमति थी। उन्होंने कुछ अनुष्ठान करने की भी अनुमति थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन हूणों को हराने और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने में सक्षम थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, हर्ष प्रशासन के दौरान निम्न में से किसे मुख्य घुड़सवार अधिकारी कहा जाता था? ऑप्शन है अवंती भानु, कुंतला,
सिंहनंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कुंतला को। हर्ष की सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और ऊंट को शामिल किया गया था। हर्ष की घुड़सवार सेना 1 लाख मजबूत थी और हाथी वाहिनी में 60,000 हाथी थे। घुड़सवार अधिकारी को कुंतला कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हिंदू दर्शन में निम्न में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में भाष्य लिखा? ऑप्शन है सांख्य, वैशेषिक, योग या उत्तर मीमांसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर मीमांसा। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। उत्तर मीमांसा वेदांत है जो सभी भारतीय दर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य प्रणालियों की तुलना में इसका आगमन और विकास हाल ही में हुआ है, फिर भी यह भारत की सबसे प्रभावशाली रूढ़िवादी दार्शनिक प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सीरीज में रखा गया था। ठीक है, आगे से कोशिश होगी कि इससे बेहतर सीरीज को बनाया जाए। ठीक है, कुछ कमियाँ थी इसमें मुझे लगा, लेकिन जो आगे से आने वाली सीरीज होगी उनमें हमेशा आपको परिवर्तन दिखेगा। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो हमेशा से ही पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, ये भी सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन इनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा इससे पहले हुआ क्या कि मैंने ये चीज़ का रिवीजन नहीं किया था, तो सीधे ही मैंने फॉर्मेट जो भी वो बना था मैंने लिया और सीधे पढ़ाने लग गया था। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।